भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय नाकामी केवल यहां तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूं। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार मुंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे,
शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी यहां पर पहले ज्ञान बांट रहे थे थोड़ा सा, क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा भी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे? एक नहीं अनेक, लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। अगर आप देखिए, इन्होंने इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले तो देश के विभाजन करने में काम किया, उसके बाद धारा 370-35 से देकर ऐसे जख्म दिए कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने धारा 370-35 को सदा के लिए खत्म करने का काम किया है। यह हमारी प्रतिबद्धता थी मुस्लिम समुदाय की बहनों की ओर। जो ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आपने तो वायदा किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हैं उनको वहीं पर पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन उनको भारत में भी आकर अगर उनको नागरिकता देने की बात थी तो आपकी सरकार में 60 सालों में नहीं हुआ। सीएए कानून किसने बनाया? तो वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर वो काम किया है। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं, अगर इसमें एक के बाद दूसरा देखा जाए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है, और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा। लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है, और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। हमने कहा है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो, पंजीकृत हो, उसके आंकड़े होने चाहिए, और हर झगड़ा कानून के अंतर्गत हल हो, किसी डर और भय के अंतर्गत ना हो। आपको इस बात का क्यों डर है? अगर किसी को न्याय मिलता है, ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो आप क्यों रोकते हो? देश में हर कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक के बाद दूसरे कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वक्त में ये कानूनी रोक क्यों लगाकर रखी थी? ये बिल जो कहा गया किसी धर्म के खिलाफ, ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है, और हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये बात स्पष्ट है कि ये आस्था का विषय नहीं है। एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द पीएम, the shops of appeasement will remain shut. This bill is not about Hindu versus Muslim. This is law versus lawlessness, constitution versus corruption, भारत versus internal partition. और ये पार्टीशन एक बार हो गया, अब आपके कारनामों के कारण बार बार नहीं होने देंगे। सर, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या परिस्थितियां वो थोड़ा बताना चाहता हूं। टर्की में 1923 के बाद 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसको एबॉलिश कर दिया गया, और वहां पे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन बना जो रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करता है, और ये इसके बाद इसको लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगाता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है, ये एसेट, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इनका सबका देखरेख करता है, और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाते डिजिटलाइजेशन किया है। लेबनान में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स है जो इसकी मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन को सारे को देखती है, और चैरिटेबल और कम्युनिटी के काम को देखती है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है जहां पर एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू हो, चैरिटेबल पर्पस हो, उसके लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडोमेंट और शिया एंडोमेंट ऑफिस है, और ये भी सीधा सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में MUIS जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है, ये वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है जो इंश्योर करता है अच्छे काम करने के लिए, उनके भलाई के लिए
तुनीसिया में भी, इजिप्ट में भी, रशिया में भी, फ्रांस में इसी तर्ज पे काम किया गया है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। यहां पे इसके खिलाफ ही काम करते रहे। चंद लोगों के हाथ में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा।